जय विद्यार्थियों, राणा रॉयल्स शिक्षण संस्थान की ओर से एक बार फिर से मैं आपके सामने केस राशि इतिहास कक्षा 12 का अध्याय 2 का जो बचा हुआ जो अपना पाठ है वो लेकर के आपके सामने आया हूँ। आज हम अगला जो अपना पॉइंट है जिसमें आता है अशोक का धम्म। अशोक का धम्म। धम्म शब्द कहाँ से आया? तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अशोक का जो धम्म शब्द लिया गया है वो धम्म प्राकृत भाषा का है। पाली और प्राकृत जो प्राचीन समय में भाषाएं जनसाधारण के द्वारा प्रयोग की जाती थी, तो उसमें धर्म को ही धम्म कहा गया है। और धम्म की जो व्याख्या अशोक ने की है, तो इस धम्म की जो व्याख्या की है ना, इस संपूर्ण व्याख्या को लिया गया है राहुलोवाद से। अशोक का धम्म है और व्याख्या जो अशोक ने धम्म की ली है ना, अपने धर्म की, वो ली है राहुलोवाद सूत्र। राहुलोवाद सूत्र, सूत्र का मतलब होता है सूत्र, ठीक है ना, नियम कायदे कानून जो होते हैं। तो राहुलोवाद सूत्र से धम्म की व्याख्या ली गई है। अब अशोक के धर्म की विशेषताएं क्या क्या है? विशेषताएं विशेषताएं अशोक के धम्म की जो विशेषताएं ली गई है वो मुख्य विशेषता, पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी है, आडंबरहीनता। आडंबरहीनता यानी लोक दिखावे से दूर, किसी प्रकार का आडंबर नहीं होना चाहिए। धम्म का अगर आप पालन करते हो तो सीधा साधा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का लोक दिखावा आडंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अशोक के धम्म की विशेषता मानी जाती है जीव दया, जिसको हम दया बोलते हैं। जीव दया, समस्त प्राणियों पर दया भावना, इसको आप जो आडंबरहीनता है इसको बोलोगे लोक दिखावे से दूर। लोक दिखावे से दूर होना चाहिए। जीव दया का होता है सारे प्राणी पर दया भाव। सारे जो प्राणी है, जीव जंतु पशु पक्षी, सभी पर दया का भाव होना चाहिए। तीसरा, इसकी विशेषता मानी जाती है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता, अशोक ने अपने शासनकाल में जो धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया है, इस धार्मिक सहिष्णुता के पालन करते समय किसी अन्य धर्म पर, किसी अन्य धर्म पर दबाव नहीं बनाया है। किसी अन्य धर्म पर दबाव नहीं बनाया, यह अशोक की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है धम्म की। इसके अलावा अशोक की धम्म की एक अन्य विशेषता है अहिंसा। समस्त जीवों के प्रति अहिंसा की भावना। अब अहिंसा कितने प्रकार की होती है? तो अहिंसा, पूर्ण रूप से अहिंसक अशोक ने अपने धम्म को माना है। अब पूर्ण रूप से अहिंसा यानी मनसा, वाचा और कर्मणा, यह अशोक की अहिंसा। इन तीनों पर, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, मनसा मतलब मन, तो मन से किसी का बुरा न सोचना, किसी का भी अहित न करना, मन में किसी प्रकार के हिंसा के भावना आना। वाचा यानी वचन बोलना, किसी भी प्रकार के शब्द का उपयोग न करना किसी के भी प्रति जिससे उसके हृदय को दुख पहुंचे, इतनी गहरी। और कर्मणा यानी कर्म यानी कार्य के कोई भी ऐसा काम न करना जिससे किसी को दुख पहुंचे या उससे हिंसा हो। तो ये मन, वचन और कर्म से अहिंसक, ये अशोक के इसकी प्रमुख विशेषता है। दया भावना भी आ गई इसके अंदर। इसके बाद हम एक और ले सकते हैं जिसमें आती है सेवा, जीव सेवा। जीव सेवा का मतलब होता है हर प्रकार के पशु पक्षी, दीन दुखी मनुष्य जो भी हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, बड़े बूढ़े हो, गुरु हो, उनकी सेवा करना। तो ये भी सेवा भावना में आता है। यह आगे अशोक के धम्म की
व्याख्या। अब हम अशोक का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो अक्सर हमारे समझ में नहीं आता है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो टॉपिक माना जाता है अशोक के लेख, यानी शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे, तो आप ध्यान रखोगे। पहला है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख। अब अशोक के शिलालेख क्या है, तो आपको ध्यान रखना है अशोक के शिलालेख 14 शिलालेख हैं। 14 संख्या में 14 शिलालेख हैं। अब 14 शिलालेख लिखने का मतलब 14 एक पत्थर पर एक शिलालेख नहीं है। 14 शिलालेखों का मतलब होता है कि ये अगर पत्थर है, शिला है, इस शिला के ऊपर एक लाइन जो लिखी गई है वो एक शिलालेख है, दूसरी लाइन अगर लिखी है तो वो दूसरा शिलालेख माना जाता है। ऐसे है, एक ही पत्थर पर 14 लाइनें हैं तो ये 14 शिलालेख हो जाते हैं। ऐसे तीसरा हो गया, ये लाइन चौथी होगी तो चौथा शिलालेख है, ये 5वां शिलालेख है, ऐसे करके 14 शिलालेख हैं। और 14 के अंदर अलग अलग नाम है, लगभग 14 एक जैसे ही हैं। एक जगह 2 शिलालेखों में ये 2 शिलालेख अलग है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। अब अशोक के शिलालेख पहला शिलालेख में बलि प्रथा निषेध। बलि प्रथा निषेध। अशोक ने बलि प्रथा का विरोध किया है, उसने उस पर रोक लगा दी। अशोक ने स्वयं लिखा है अपने प्रथम शिलालेख में अपने कि मेरी पाकशाला, पाक मतलब रसोई घर जहाँ भोजन पकाया जाता था, मेरी पाकशाला में कई हजारों की संख्या में जीव और जंतुओं का, पशु पक्षियों का वध किया जाता था भोजन के लिए, लेकिन अब मैंने सब पर रोक लगा दी है। अब मात्र एक मोर और एक हिरण की बलि दी जाती है, जिसका भी मैं जल्दी ही रोक लगा दूंगा। तो इस प्रकार से अशोक पूरी तरह से अहिंसक हो गया था, बलि प्रथा का विरोध किया था। दूसरा शिलालेख चिकित्सा। चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा से संबंधित होने का मतलब है अशोक ने अपने शिलालेख में लिखा है कि रास्ते में चलते हुए या कहीं पर भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य अगर कोई घायल अवस्था में है तो उसकी चिकित्सा की जाए। ये वैद्यों को पूरी तरीके से आदेश दिया गया था कि जीव जंतुओं की भी चिकित्सा की जाए। तो इस प्रकार से अशोक पूरे ऐतिहासिक युग में, संपूर्ण विश्व के इतिहास में प्रथम सम्राट या प्रथम शासक है जिसने जीव जंतुओं तक की चिकित्सा का आदेश दिया है। तीसरा शिलालेख 5 वर्ष में राज्य यात्रा। अपने राज्यों को यह आदेश दिया गया था अधिकारियों को कि आप प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार राज्य का, संपूर्ण राज्य का दौरा करेंगे, जिससे राज्य या जनता के अंदर जो सुख दुख है वो आपको पता चल सके, उनके सुख और दुख की बातों का ज्ञान हो सके। तो 5 वर्ष में राज्य की यात्रा करने का आदेश दिया गया था, यात्रा करना। चौथा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष। भेरी घोष की जगह है धम्म घोष। भेरी घोष युद्ध भूमि, तो युद्ध की घोषणा की जगह यहाँ पर धर्म की घोषणा की जाए, यानी धर्म का प्रचार किया जाए। इसके बाद में 5वां आता है महामात्यों की नियुक्ति। महामात्यों की नियुक्ति। अब ये महामात्य कौन थे? ये धम्म महामात्य थे, यानी धर्म प्रचारक। अशोक ने धम्म महामात्यों की नियुक्ति की थी, जो अलग अलग स्थानों पर जाकर के धर्म की व्याख्या किया करते थे, धर्म का प्रचार किया करते थे। ये 5 हो गए। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण। नियंत्रण। अशोक ने अपने छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण, अपने आप को आमोद प्रमोद
व्यर्थ के क्रियाकलापों से अलग हटा करके नियंत्रित करने की, यानी आत्मनियंत्रण की बात कही है। इसने कहा है कि अब मैं स्वयं को भी आत्मनियंत्रित कर रहा हूँ, मात्र अपने आमोद प्रमोद या मनोरंजन के लिए पशु पक्षी की हत्या न की जाए, आत्मनियंत्रण किया जाए। ये धर्म नियंत्रण या आत्मनियंत्रण की बात करता है। 7वां शिलालेख, इसके अंदर आता है प्रतिवेदक। प्रतिवेदकों की नियुक्ति कर लो, की नियुक्ति। अब ये प्रतिवेदक कौन है? तो प्रतिवेदक के विषय में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रतिवेदक, अशोक ने प्रतिवेदक नियुक्त क्यों किए? तो इसका उत्तर ये माना है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य में ये मुनादी या घोषणा करवा दी थी कि राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, दिन हो या रात्रि का कोई भी प्रहर हो, कभी भी वो राजा के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी जो पीड़ा है वो व्यक्त कर सकता है। और इसके लिए प्रतिवेदकों की नियुक्ति की गई थी कि कोई भी व्यक्ति आएगा, वो प्रतिवेदकों को ये सूचना देगा और प्रतिवेदक बिना किसी रोक टोक के सम्राट अशोक के सामने उस व्यक्ति की सारी जो पीड़ा है वो उसके सामने, राजा के सामने व्यक्त कर देंगे। तो ये प्रतिवेदक है। 8वां, निष्पक्षता। इसमें आपको ध्यान रखना है कि धर्म के मामलों में या न्याय के मामलों में किसी भी प्रकार से अमीर गरीब, ऊंच नीच का भाव देखे बिना, पद देखे बिना, अधिकारी से संपर्क देखे बिना निष्पक्षता से न्याय किया जाएगा। इसके बाद में आता है 9 नंबर, यात्रा। यात्राओं का मतलब होता है प्रति 5 वर्ष में यात्राएं करना, धर्म स्थानों की यात्रा करना। इसको हम धर्म यात्रा भी बोल सकते हैं, धम्म यात्रा। और धम्म यात्रा का अशोक के लिए विशेष उल्लेख क्यों है? क्योंकि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, देखो शासन का 10वां वर्ष ये 272 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है। 3 वर्ष तक वो गृह युद्ध में उलझा रहता है अपने भाइयों से, लेकिन राज्याभिषेक बाद में कराता है। तो उस हिसाब से 272 से 3-4 वर्ष तक युद्ध में रहता है, तो 269 है। उसके बाद में जब हम मानते हैं 269 से, तो 10वें वर्ष में वो बोध गया की यात्रा पे गया था। बोध गया 10वें वर्ष में, और 20वें वर्ष में अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा गया था। लुम्बिनी, ये 2 विशेष याद रखना है। कैसे? अब याद करना है तो गिनती आपको याद रह जाती है, 10 और 20 और वो लूम, 10 20 वो लूम। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। वो यात्रा अशोक की है तो 10वें वर्ष और 20वें वर्ष तो 10 20 वो लूम, तो ऐसे याद रह जाएगा। बोध गया, लुम्बिनी 10वें वर्ष में और 20वें वर्ष में अशोक ने यात्राएं की थी। इसके बाद में आता है 10वां शिलालेख, सच्चा धर्म। अशोक ने वास्तविक धर्म क्या है इसके बारे में जनता को बताया है कि सच्चा धर्म क्या है। दया, त्याग, तपस्या, आडंबरहीनता, इन सारे का वर्णन अशोक ने किया है। 11वें शिलालेख में अंदर आता है प्रजाहित। प्रजा का हित किस प्रकार से हो, जनता का हित कैसे किया जाए, इसकी अशोक ने जानकारी दी है कि प्रजा का हित किसमें है? कानून पालन करने में, धर्म पालन करने में ही प्रजा का हित है। 12वीं के अंदर 12वां शिलालेख आपको धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी देता है। धार्मिक सहिष्णुता, ये देखो संपूर्ण विश्व में प्रथम शासक जो लगभग धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, यानी इसके समय में बौद्ध और जैन और ब्राह्मण इन तीनों में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। कभी कोई शासक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता तो जैन और ब्राह्मण उसकी बुराई करने लग जाते। अगर कोई ब्राह्मण धर्म का पालन करता तो अन्य बौद्ध और जैन उसको हिंसक बताने लग जाते। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो बौद्ध धर्म में इसको महिमा मंडित किया गया है, लेकिन जैन और ब्राह्मण ग्रंथों में कहीं कहीं इसका विरोध किया गया है। तो इस प्रकार से 3 धर्मों, किसी भी प्रकार का जो उस समय
नियम का पालन होता था। अशोक ने सभी को समान माना है और दान दक्षिणा देने में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की है, सबको समान माना है। तो धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन करने वाला ये प्रथम शासक माना जाता है। इसके बाद में आता है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख मोस्ट माना जाता है। मोस्ट क्यों माना जाता है? देखो, इसमें एक तो प्रतिवेदक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिवेदक क्या है, इसकी नियुक्ति क्यों की गई, इसके बाद में यात्राएं मोस्ट है, और फिर ये माना जाता है। तो इसका है कलिंग युद्ध का वर्णन। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध के बारे में उल्लेख किया है कि मैंने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध किया था। फिर उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, फिर मैंने अहिंसा का प्रचार किया, बौद्ध धर्म। इस प्रकार से इसमें विदेशी शासकों का वर्णन है, विदेशी शासकों का वर्णन है, इसमें विदेशी शासकों का वर्णन है। इसी के अंदर अशोक ने अपनी समस्त यात्राएं, अपने विदेशी संबंध, मतलब सबसे बड़ा शिलालेख यही माना जाता है। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख, सबसे बड़ा ये 13वां शिलालेख माना जाता है। ठीक है। अब कलिंग युद्ध है, तो कलिंग युद्ध में जब युद्ध हुआ था तो उस समय कलिंग का शासक कौन था और वहां की राजधानी क्या थी, तो ये दो भी आपको जीके के तौर पर आप याद कर सकते हो। ठीक है ना। तो कलिंग में उस समय जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, उस खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक था नंदराज। अब आप कहोगे सर नंदराज, नंदवंश तो खत्म हो चुका था। नहीं, नंदरन वंश जो था वो पूरी तरह से समूल नष्ट नहीं किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मात्र धनानंद, जिसे धनानंद भी बोलते हैं, उस धनानंद को बंदी बना लिया था, उसका अंत भी नहीं किया था। ऐसा इतिहास में उल्लेख बाद में उसका मिलता है। फिर उसके पुत्र से विवाह कर लिया था। तो उसका एक बचा कुचा जो प्रतिनिधि था वो कलिंग में शासन कर रहा था। तो ये नंदराज उसी का वंशज था और इस समय इसकी राजधानी थी तोशाली, जिसको तोशली बोलते हैं। ये बस जीके के तौर पर है। आप कभी कभी ये पूछ लिया जाता है भाई कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था, तो कलिंग युद्ध के समय नंदराज था। अंतिम जो इसका शिलालेख है, अंतिम शिलालेख के अंदर आपको आना है धार्मिक नीति, धार्मिक नीति बोल सकते हो आप, धार्मिक व्याख्या बोल सकते हो आप। अशोक की धार्मिक नीति क्या है, इसने जनता से क्या कहा, कैसे धर्म का पालन करना है, ये संपूर्ण धर्म नीति इसमें आ जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 1, 2 और 3 थोड़ा विशेष तौर से याद रख लेना। तो ये अशोक के शिलालेख हैं। अब अगला जो पॉइंट है अपना, वो अशोक के गुफा लेखों में आता है। अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, 2 गुफाएं उसके पोते दशरथ ने बनवाई थी। तो 4 गुफाएं आपके साथ। अशोक के शिलालेखों के बाद अब हम थोड़ी बहुत जानकारी अशोक के गुफा लेखों की लेंगे और फिर स्तंभ लेखों की लेंगे, क्योंकि जो आपके मुख्य मुख्य पॉइंट है उन मुख्य मुख्य पॉइंटों को ही आपको समझना है बोर्ड क्लास के हिसाब से। ठीक है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में अशोक के गुफा लेख है। इसको गुम्फा या गुहा लेख भी कहा जाता है। ठीक है ना। गुहा, गुह शब्द गुप्त, ठीक है ना, उसी से गुहा लेख निकला है। तो गुहा, गुफा को भी बोला। 4 गुफाएं अशोक ने निर्माण करवाई थी। पहली गुफा का नाम है कर्ण, दूसरी गुफा का नाम है चौपड़ा या चौपारा, इसको चौपड़ा भी बोलते हैं। कई किताबों में चौपड़े का उल्लेख है, तो आप कहोगे साहब कौन सा चौपड़ा है, ये चौपारा है। तीसरा है विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। चौथा है इसके अंदर सुदामा। ये 4 आपको याद रखनी है। इसके अलावा लोमस ऋषि भी है, लेकिन वो अशोक के पोते दशरथ ने बनवाई थी। तो ये 4 गुफाओं का आपको नाम याद रखना है। अगला पॉइंट जो आपके आता है वो है अशोक के स्तंभ लेख। अब अशोक के स्तंभ लेख क्या है? अशोक के 7 स्तंभ लेख माने जाते हैं। 7 स्तंभ लेख मतलब एक स्तंभ लेख पर एक स्तंभ पर 7 लाइनें। ठीक है। तो अशोक के स्तंभ लेख का आकार कैसा है? स्तंभों का आकार, तो इसका आकार माना जाता है सूडाकार।
अब आप कहोगे सर सूंडाकार, हाँ सूंडाकार, सूंड का आकार, हाथी की सूंड। ये अशोक के स्तंभ जो होते थे वो नीचे से चौड़े और ऊपर जाते हुए पतले हो जाते थे, तो ये सूंड की तरह हो जाते थे। कहोगे सर ये सूंड ऐसी थोड़ी होती है, हैं? तो सूंड भैया ऐसी नहीं होती है, लेकिन जब हम इसको उल्टा करेंगे ना तो ये ऊपर चौड़ा हो जाएगा और नीचे की ओर सूंड की तरह नीचे हो जाएगा, ऐसे। इसको बोलते हैं सूंड, ऐसे। ये होगी सूंड आकार, ठीक है, हाथी की सूंड की तरह। तो ये इसके ऊपर एक चौकी रखी होती थी। इस चौकी के नीचे कभी कभी उल्टा कमल हुआ करता था और उस पर कभी हाथी, घोड़ा, चार शेर, जो आपने आकृति देखी है, ऐसे बना दी जाती थी। तो ये सूंडाकार है। और खासियत क्या है, ये एक ही पत्थर से निर्मित है, एकाश्म। ये ध्यान रखना है, किससे निर्मित है? एकाश्म। अब आप कहोगे एकाश्म, हाँ, एक अश्म, एक अश्म, एक मतलब एक अश्म मतलब पत्थर, अलग से पत्थरों को जोड़ा नहीं है। कई जगह क्या करते हैं कि इतना सा पत्थर बनाया, फिर उसके ऊपर इतना सा पत्थर रखा, फिर इतना सा पत्थर रखा, ऐसे करके बनाते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर है, तराश करके पूरे के पूरे पत्थर को यहाँ खड़ा किया गया है। तो ये एकाश्म है, कहीं टूटा फूटा नहीं है। और इसके ऊपर पॉलिश की गई है, चिकनी पॉलिश है। ये मात्र अशोक के अभिलेख शिला स्तंभों पर ही मिलती है। अब कौन कौन से स्तंभ लेख हैं? पहला दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। अब दिल्ली टोपरा ये पहले टोपरा पे था, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली उठा के ले आया तो इसका नाम रख दिया दिल्ली टोपरा। अभी दिल्ली में है, पहले टोपरा में था। कौन उखाड़ के लाया? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक बहुत प्रसिद्ध है, ये 5 नहरों का निर्माण भी कराया था, नगर भी बनवाई थी इसने, ठीक है। आपका हिसार, जोनाबाद, फिरोजाबाद, ये फिरोजपुर, ये इसी के बसाए हुए नगर है जो आज हरियाणा के अंदर है। हिसार आपके बहुत काफी फेमस है। चलो, फिरोज शाह तुगलक। दूसरी दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, ये मेरठ में था पहले, फिरोज शाह तुगलक उखाड़ के कहाँ लेके आ गया? दिल्ली में ले आया। तो फिलहाल कहाँ पर है? दिल्ली में है। तीसरा आ जाओ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। चलो, चौथा अरेराज, पांचवा रामपुरवा, छठा चंपारण। ये सारे के सारे बिहार में हैं, ठीक है। ये दो अलग हैं, ये सारे के सारे बिहार में मिलेंगे, हैं। टॉप में दिल्ली, अरे नंदन, रामपुर, चंपा के पास गया। और लास्ट में आ जाओ आप कौशाम्बी। कौशाम्बी को प्रयागराज या प्रयाग स्तंभ भी कहा जाता है। बस नाम ये याद रखना आपको, ज्यादा इनकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये अशोक के स्तंभ लेख हैं। अब इस साइड में हम थोड़ा आते हैं, गुफा आगे, स्तंभ लेख आगे। अशोक ने अपने जीवन में इनके कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की, अपने नियम, कायदे, कानून सारे इसमें दिए। तो आगे हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन। आज अब हम लेंगे मौर्य प्रशासन, जो मौर्य वंश का अंतिम टॉपिक होगा। मौर्य वंश का प्रशासन। मौर्य प्रशासन, देखिए, मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें 2 पुस्तकों से मिलती है। एक पुस्तक हमारे पास प्राप्त हो चुकी है, ठीक है, 1909 के अंदर, और श्याम जी के द्वारा। और दूसरी जो पुस्तक हमें है वो खंडित रूप में मिलती है, उसकी मूल प्रति हमें नहीं मिली है, वो नष्ट हो चुकी है, साफ इतिहासकारों द्वारा मान लिया गया है। लेकिन उस मूल प्रति के कुछ उद्धरण अनेक लेखकों ने अपने ग्रंथों में किए, जैसे प्लिनी, टॉलेमी, इन लोगों ने किए, और वो पुस्तक है इंडिका। तो अब हम यहाँ पर लेंगे, देखो, जानकारी के लिए पहले आप लिखोगे अर्थशास्त्र। ये मूल रूप में हमारे पास प्राप्त हो चुकी है, अर्थशास्त्र। नाम इसका अर्थशास्त्र है, धन से संबंधित, लेकिन पूरी तरह से राजनीति और प्रशासन का ग्रंथ है। दूसरा, ये चाणक्य के द्वारा लिखित है। दूसरा है इंडिका। इंडिका
ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है। मेगास्थनीज राजदूत था। मेगास्थनीज यूनान जो शासक था उसका राजदूत था, सेल्यूकस का। अब हम इसके प्रशासन में, तो सबसे पहले जो मोस्ट टॉपिक बैठेगा प्रशासन में, सबसे ऊपर कौन होता है? राजा। तो हम लेंगे राजा। राजा के लिए इतना याद रखना, ये केंद्र था। केंद्र था किसका? प्रशासन का। केंद्र था प्रशासन का। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश। कहीं पर भी छोटे मोटे न्यायालयों के बाद, धर्मस्थलीय कंटक शोधन सब जगह जाने के बाद भी अगर व्यक्ति असंतुष्ट होता था तो वो सीधे राजा के पास अपना वाद लेकर के आता था, और राजा जो निर्णय दे देता था वो ही अंतिम रूप से मान्य होता था। राजा के ऊपर कोई न्यायाधीश नहीं होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं माना जाता है। प्रशासन का केंद्र था, ये समस्त प्रशासन जो था उसका मूल केंद्र था। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है अपने पास मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में और इंडिका में मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है कि मंत्री परिषद में नियुक्त होने के लिए एक प्रकार से व्यक्ति के योग्यता की परीक्षा ली जाती थी। याद रखना है, उस परीक्षा को योग्यता की परीक्षा होती थी। बिना परीक्षा के मंत्री नहीं बनाया जाता था, योग्यता की परीक्षा। और उस परीक्षा को कहा जाता था उपधा परीक्षण। आप जिस कुर्सी पर बैठने वाले हो, जिस भाग को या विभाग को संभालने वाले हो, क्या आप उसके योग्य हो या नहीं? एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो अंतिम इंटरव्यू, जिसको हम साक्षात्कार बोलते हैं। तो आपकी योग्यता की परीक्षा ली जाती थी हर प्रकार से, तो उपधा परीक्षण। ये चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका विशद उल्लेख है, ठीक है। योग्यता की परीक्षा ली जाती थी। अब उस समय 18 विभाग हुआ करते थे, मुख्य विभाग। इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है कि मौर्य प्रशासन में कितने तीर्थ हुए? 18। तो 18 तीर्थ होते थे। इनके अलावा 27 अध्यक्ष हुआ करते थे जो छोटे काम करते थे। ये मुख्य हुआ करते थे, इनके नीचे ये काम करते थे 27 अध्यक्ष, ठीक है। तो 27 अध्यक्षों का भी इसमें जिक्र किया गया। मंत्री, राजा। इसके बाद में तीसरा जो इसके बाद में पॉइंट आएगा, वो पॉइंट आएगा आपके नगर प्रशासन। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन। नगर प्रशासन का सर्वेसर्वा कौन होता था? नगर प्रशासन का सर्वेसर्वा होता था नागरक। बिल्कुल, नगर से नागरक बन गया। नागरक, जैसे गांव प्रशासन का मुखिया ग्रामीण होता था, तो उसी तरह से नगर का नागरक होता था। नागरक की मदद करने हेतु उपाध्यक्ष हुआ करते थे या सहयोगी हुआ करते थे जो इसकी मदद करते थे। तो मुख्य कौन होगा? नागरक। अब नगर प्रशासन के अंदर 6 समितियों का वर्णन किया है। तो नगर प्रशासन में आपको याद रखना है 6 समितियां। ये समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 समितियां। और 6 समितियों में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? कुल सदस्य हुआ करते थे 30। 6 समिति कुल 30, 6 का भाग 30 में दिया। एक समिति में कितने सदस्य आ गए? 5। एक समिति बराबर 5 सदस्य। ऐसे आपको याद रखना है। अब वो 6 समितियां कौन कौन सी है? पहली समिति आप यहां लोगे तो वो होगी विदेशी। विदेशी यात्रियों से संबंधित, विदेशी यात्रियों से संबंधित प्रशासन में जो विदेशी यात्री घूमने आते थे उनके माल जान माल की सुरक्षा करने का दायित्व इनका हुआ करता था। किसी भी प्रकार की ठगी से बचाने के लिए ये समिति काम करती थी। इसमें 5 सदस्य। बी, उद्योग समिति। ये उद्योग समिति क्या काम करती थी? राज्य में जितने भी उद्योग धंधे हुआ करते थे उनका रखरखाव, देख रेख की पूरी व्यवस्था ये समिति करती थी। इसमें भी 5 सदस्य हुआ करते थे। तीसरी समिति हुआ करती थी जन्म मरण। जन्म मरण, जिसको आप जनगणना बोल सकते हो। जनगणना।
यानी इसमें भी 5 सदस्य हुआ करते थे। राज्य में कितने लोग, कितने का जन्म हुआ है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, सारा लेखा जोखा रिकॉर्ड ये रखा, पंजीकरण किया जाता था। इसके अलावा इसमें आता है एक अलग समिति, कर समिति, जिसको आज की भाषा में हम टैक्स समिति बोल सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के टैक्स का ध्यान रखती थी कि किसी प्रकार का कोई टैक्स का गबन तो नहीं किया जा रहा है, कोई टैक्स समय पर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये सारा जानकारी रखती थी। इसके बाद में आती है व्यापार और वाणिज्य समिति। वाणिज्य और व्यापार, व्यापार 2 प्रकार के हुआ करते थे, विदेशी व्यापार और आंतरिक व्यापार, जो अपने यहाँ पर देशी व्यापार चलता था। इसमें जो पथ हुआ करते थे, उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ, उनकी सुरक्षा पूरा दायित्व इस व्यापार और वाणिज्य की समिति पर था। इसमें भी 5 सदस्य हुआ करते थे। छठी समिति के अंदर आपके इसमें माना जाता है जो वस्तुएं बेची जा रही है ना, विक्रय की, विक्रय वस्तु पर कर, विक्रय वस्तु पर कर। अगर किसी दुकानदार ने कोई सामान बेचा है और बेचने के बाद उस सामान को ज्यादा मूल्य पर बेच दिया, कम पर बेच दिया, टैक्स नहीं दिया, तो उस पर यह कार्रवाई करती थी। और इसका यह भी होता था कि ज्यादा गबन होने पर हाथ काट दिए जाते थे, बाद में इस पर रोक लगा दी थी अशोक ने। और अंतिम जो है वो है बाट, मापतोल। मापतोल ये इसी के अंदर मानी जाएगी, ठीक है ना। मापतोल, विक्रय वस्तु जो है ज्यादा मापतोल, बाट समिति है ना, ये कहीं बाट का जो एक मापक हुआ करता था कि इतने शेर का, इतने किलो का वाट होगा, उसमें से ज्यादा कम करने के लिए कई बार धांधलीबाजी हो जाती थी, तो उसका भी ये ध्यान रखती। तो ये 6 समितियां आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये इसी के अंदर मानी, ठीक है। तो ये 6 समितियां हैं जो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका के अंदर जानकारी दी है। अब हम अगला जो इसके अंदर आता है वो है न्यायालय। न्यायालय, मौर्य प्रशासन में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख चाणक्य ने किया अर्थशास्त्र में। पहला न्यायालय है धर्मस्थीय, धर्मस्थीय, और दूसरा है कंटक शोधन। कंटक शोधन, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। कंटक शोधन को आप ये मान सकते हो कि ये फौजदारी है, मारपीट, हत्या, ऐसे मामले। धर्मस्थीय मामले दीवानी मामले हैं, धन दौलत, पैसों से संबंधित, चल अचल संपत्ति से संबंधित, या इसी के अंदर हम मानते हैं वाक पारुष्य, वाक पारुष्य या दंड पारुष्य, साहस है ना, ये 2 प्रकार के हैं। तो वाक पारुष्य, शब्दों के द्वारा किसी को गाली देना, गाली गलौज कर देना, अपशब्द बोल देना, तो वो धर्मस्थीय मामलों में वाक पारुष्य, दंड पारुष्य में आते थे। लूट खसोट कर देना, मारपीट कर देना, वो साहस के अंदर आते थे, और साहस के मामले इसमें जाते हैं। साहस, ठीक है ना, साहस के मामले और वाक पारुष्य के मामले, ये ध्यान रखना है। मुंह से गाली गलौज करना धर्मस्थीय मामलों में वाक पारुष्य के अंदर आता था, मारपीट झगड़ा करना साहस के अंदर आता था, इनको साहस अपराध बोला जाता है, ठीक है। अब अगला जो हम लेंगे इसके अंदर वो टॉपिक लिया जाएगा सेना का। मौर्य प्रशासन में सेना किस प्रकार से कार्य करती थी, कितनी सेना होती थी। तो देखो, पहली सेना इसके अंदर मानी जाती है थल सेना, जिसको हम बोलते हैं पदाती, पैदल चलने वाली। दूसरी सेना इसके अंदर आती है हाथी, हस्ती सेना, हाथियों पर, क्योंकि भारत में हाथी जो थे बहुतायत बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। तीसरा अश्व यानी घोड़ा, अश्व सेना। चौथी मानी जाती है इसके अंदर रथ, और 5वीं मानी जाती है जल, नाविक सेना, नाविक सेना। ये सेना है विशेष सेनाएं मानी जाती है। इन सेनाओं के बल पर चतुरंगिनी सेना का वर्णन चाणक्य ने किया है। तो सेना के लिए क्या कहा जाता है, चतुरंगिनी, चतुरंगिनी सेना, जिसमें समस्त प्रकार के शामिल हो जाए, थल जल के अलावा बाकी सारे चतुरंगिनी सेना में आते हैं, ठीक है। क्योंकि जल सेना, रथ जो होते हैं वो जल पर नहीं चल सकते, हाथी है वो जल पर नहीं चल सकते, इसलिए
किनारों के भागों पर जल सेना है, बाकी ये चतुर्ंगिनी सेना मानी जाती है। अब अगला जो पॉइंट है आपके आता है गुप्तचर। गुप्तचर दो प्रकार से मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। अब दो प्रकार से कौन कौन से हैं? पहला है संस्था और दूसरा है संचार या संचारा। तो संस्था क्या होती है? जो एक जगह टिकी रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण या घूमने नहीं जाते थे जासूसी करने के लिए। तो संस्था जो एक जगह रह करके व्यक्ति गुप्त सूचनाएं एकत्रित करे, उन्हें संस्था कहा जाता है। तो आप लिखोगे एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी करना। और अंतिम जो है वो है संचार, यानी संचार मतलब घूमना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति भ्रमण भी करता था, जासूसी भी करता था, तो संचार। एक स्थान से दूसरी जगह भ्रमण करने वाला। ये इस प्रकार से मौर्य प्रशासन काम करता था। ये सारा नोट्स आपको उतारने हैं, पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दिए जाएंगे। इस सेना के अंदर एक सेना आपके रसद विभाग भी मानी जाती है। युद्ध करते समय सेना को पूरी तरीके से रसद सामग्री का जो सप्लाई की जाती थी वहां पहुंचाना, ये महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो रसद सेना भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये जो सारा संस्था संचार एक समस्त मौर्य प्रशासन यहाँ पर आपके समाप्त होता है। अगला जो पॉइंट अपने होगा वो होगा गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल का, जिसमें आपके चंद्रगुप्त आएंगे, चंद्रगुप्त आएंगे, समुद्रगुप्त आएंगे। ठीक है, और सारा काम आपको करके मुझे पीडीएफ फाइल जो मैं आपको सेंड करूंगा उसका HW करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर देना है। धन्यवाद।